हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश चौधरी। आज अपने वीडियो में हम भारतीय वार हीरोज़ के बारे में चर्चा करेंगे और इसी सीरीज़ में हम सर्वप्रथम जिस हीरो के बारे में चर्चा करेंगे वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की आज़ादी की पूर्व ही अंग्रेज़ ब्रिटिश सेना में थे। तो उसके बाद वो आज़ादी के बाद भारतीय सेना में रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनकी जीवनी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 में उत्तर प्रदेश के मऊ के बीबीपुर ग्राम में हुआ। उनके पिता मोहम्मद फ़ारूक थे, जो कि ब्रिटिश कालीन भारत में बनारस के अंग्रेज़ कोतवाल थे। 14 साल के थे मोहम्मद उस्मान। तो वो जब गाँव में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कुएं के चारों तरफ लोग इकट्ठे मिले। उस कुएं के चारों तरफ इकट्ठे थे तो लोग तो देखना चाह रहे थे कि क्या है वहाँ पर। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसको बचा सके। तो मोहम्मद उस्मान ने और देखा ना था और उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाए, उस बच्चे को बचा लिया और लोगों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। 18-19 साल के थे जब मोहम्मद उस्मान, तो उनके पिताजी ने सोचा था कि उनको आईएएस जो सरकारी प्रशासनिक सेवा है उसमें जाने के लिए प्रेरित करें, पर बचपन से ही हकलाने की अवस्था के कारण उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। तो उन्होंने उनको प्रेरित किया कि वो भी अपने पिता की तरह पुलिस सेवा में आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने बड़े अंग्रेज़ अफसर से उनकी मुलाकात करवाई और अंग्रेज़ अफसर ने उनसे कुछ बातचीत की और उसको से कुछ सवाल पूछे। सवाल पूछने के जवाब में जब मोहम्मद उस्मान ने हकलाकर उनका जवाब दिया तो अंग्रेज़ अफसर काफ़ी कुंठित हो उठा और उसने सोचा कि वो मेरी नकल कर रहे हैं और उन्होंने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो मोहम्मद उस्मान ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने भारतीय आर्मी में सेना में जाने का मन बनाया। और उस समय जो अफसर चयन प्रक्रिया में ये था कि भारत में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, तो अफसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए उनको इंग्लैंड भेजा जाता था और भारत के लोगों के लिए अंग्रेज़ सेना में अफसर के लिए केवल 10 सीटें ही थी। और खुशकिस्मत से भारतीय सेना में वो लास्ट बैच था। तो उसमें जो आखिरी बार अंग्रेज़ सेना में भर्ती के लिए भारतीय लोगों का चयन हुआ था, 10 लोगों को केवल लेना था। उसमें मोहम्मद उस्मान थे, सैम मानेकशॉ है और मोहम्मद मूसा है, वो इनके क्लास बैचमेट थे। होने के बाद उनको ब्रिटिश आर्मी में लिया गया और वहाँ ब्रिटेन में उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो इंडिया में आए और उन्होंने बलूच सेना में रेजिमेंट में उनको ज्वाइनिंग मिली। मोहम्मद उस्मान का चयन ब्रिटिश सेना में होता था, वो केवल 20 साल की उम्र में थे। जब उनका लगभग सेना में था तो द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो उनको ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ने के लिए अफ़गान और बर्मा बॉर्डर में भी भेजा गया था। और भारत की आज़ादी के समय 1947 के समय जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब भारतीय सेना में बहुत कम मुस्लिम थे। तो एक मुस्लिम अफसर होने के नाते, उस टाइम वो ब्रिगेडियर के पोस्ट तक पहुंच चुके थे, और एक मुस्लिम होने के नाते सब लोग आशा कर रहे थे कि वो भी पाकिस्तान की सेना में आ जाए। सब लोगों ने आशा भी यही की थी। मोहम्मद उस्मान ने तय किया कि वो भारतीय सेना में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पाकिस्तान के पहले कायद आज़म थे, उनको पता चला कि ये मतलब कि नहीं आना चाहते पाकिस्तान में, तो इस वजह से उन्होंने उनको बहुत से प्रलोभन देना स्टार्ट कर दिए। उनको यहाँ तक कि उनको प्रमोशन देकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्टाफ का पद भी उनको देने की पेशकश की गई। पर तो उन्होंने पाकिस्तानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। तो इससे वो काफ़ी क्षुब्ध भी हुए पाकिस्तान के, पर भारत में उनकी थोड़ी जो सेना में था उनका कद था वो बढ़ गया था। 1947 में भारतीय फ़ौज में मोहम्मद उस्मान को डोगरा रेजिमेंट अलॉट की गई। और उसी समय पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से कश्मीर को हड़पने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से टीटी करके उनको अपना आप को भारत में विलय के लिए मंजूर कर दिया था। कश्मीर में जो जनता थी ज़्यादातर मुस्लिम थी और वो चाहते थे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय हो। तो पर राजा हरि सिंह ने अपना विलय भारत में कर दिया था।
तो इसी से क्षुब्ध होकर पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से कश्मीर पे हमला कर दिया। वो कश्मीर के जगहों को जीतते जीतते श्रीनगर के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। तब भारतीय सरकार ने तय किया कि आर्मी को वहाँ डिप्लॉय किया जाए, और उसमें डिप्लॉय करने में जो अहम भूमिका थी वो मोहम्मद उस्मान की थी। उनको वहाँ उस आर्मी कमांड का हेड बना के भेजा गया। तो मोहम्मद उस्मान को भारतीय सेना ने नौशहरा पे कब्जा करने के लिए भेजा गया, और मोहम्मद उस्मान की जो ब्रिगेड है उन्होंने मतलब कि लगभग 800 कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों का नरसंहार किया वहाँ पर। तो इसी कार्य को देखते हुए भारतीय सेना में उनकी प्रशंसा होने लगी। पर पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद उस्मान को मारेगा उसके ऊपर उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। ये एक राष्ट्रपति को अगर किसी दूसरे राष्ट्र के एक ब्रिगेडियर को मारने के लिए 50,000 रुपये इनाम रखना पड़े, तो सोचिए कि उस बंदे की कितनी बहादुरी, कितनी तगड़ी थी। 7 नवंबर 1947 को कबायलियों ने राजौरी पर कब्ज़ा कर लिया, और उनका मन था धांगड़ पर कब्ज़ा करके सीधा नौशहरा पर कब्ज़ा करने का। तो उस समय के जनरल करियप्पा ने मोहम्मद उस्मान को कहा कि आप नौशहरा से झांगड़ पे तरफ जाइए, और रास्ते में कोट पड़ता है, कोट पे कब्ज़ा कीजिए। कोट जो है वो नौशहरा के उत्तर पूर्व में पड़ता है, जो कि बहुत सामरिक महत्व, इस वजह से भारतीय सेना को कोट पर अधिकार करना बहुत ज़रूरी था। तो ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में सेना ने कोट को अपने कब्ज़े में कर लिया, केवल संगीनों और हाथों की लड़ाई से ही। कोट की लड़ाई में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने जय शिवाजी महाराज का उद्घोष करते हुए कबायलियों पे हमला बोला। उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोगों के घरों में घुस गए थे उनको सर्च ऑपरेशन करके ढूंढा गया। तरह के सिमिलरिटी होने की वजह से कबायलियों के और स्थानीय नागरिकों में भेद नहीं कर पाने के कारण बहुत से कबायली जो है कि वो स्थानीय नागरिकों के वेश में वहाँ छुपे रह गए। जब कोर्ट पे कब्जा होने के बाद शाम को सुबह होते ही वापस कबायलियों ने कोर्ट पर हमला कर दिया और अपने कब्जे में कर लिया। तो ये बात ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नागवार गुजरी, और उन्हें वापस दूसरे दिन कोर्ट पे अपना अधिकार कर लिया। ब्रिगेडियर उस्मान को पता था कि जब कबायली यहाँ से भाग चुके हैं तो एक बार पलटवार ज़रूर करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपनी 2 ब्रिगेड रिजर्व में रखी हुई थी। जब दोबारा कबायलियों ने हमला किया तो उन ब्रिगेड की सहायता से ब्रिगेडियर उस्मान ने कबायलियों को खदेड़ दिया। इस हमले में लगभग 156 कबायली मारे गए और भारत के केवल 2 सैनिक मारे गए। 6 फरवरी 1948 को मोहम्मद उस्मान ने कलाल पर हमले की योजना बनाई, लेकिन उन्हें खबर मिली कि कबायली नौशहरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि तादाद में लगभग 11,000 हैं। तो उनको खदेड़ने के लिए मोहम्मद उस्मान आगे बढ़े। इसी तरह उनको पता चला कि आसपास के क्षेत्रों में 3 से 6,000 पठानों ने घेर लिया। जिस पिकेट पर 11,000 पठानों ने हमला किया था वहाँ केवल 27 पिकेट सैनिक ही मौजूद थे। कुछ काफ़ी देर लड़ाई के बाद 27 में से 24 लड़ाई करते हुए सैनिक घायल हो गए या मारे गए। बचे थे केवल 3, और काफ़ी समय उनको रोकने के बाद 3 में से भी 2 घायल मतलब शहीद हो गए। ये स्थिति अगर देखते हैं तो 11,000 के मुकाबले सिर्फ 27 आदमी एक दूसरी सारागाड़ी की लड़ाई की तरह थी, जहाँ 11,000 सैनिकों के सामने केवल 27 सैनिक थे। लास्ट में केवल 1 सैनिक बचा। काफ़ी जद्दोजहद उसकी खुशकिस्मत रहा कि पीछे से रिफोर्समेंट ब्रिगेड आ गई और कबायलियों को वहाँ नौशहरा से। इस लड़ाई की विजय का श्रेय जनरल ने जब मोहम्मद उस्मान को दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो जनरल मोहम्मद उस्मान काफ़ी खफा हो गए और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई की जीत जो है वो केवल मेरी नहीं है, मेरे सैनिकों की है। इसलिए कृपया केवल मेरे को ही इसका श्रेय ना दें, सभी सैनिकों को देना ज़रूरी है। 10 मार्च 1948 को मोहम्मद उस्मान को जनरल ने कहा कि आप धांगड़ पर कब्ज़ा कीजिए, लेकिन बरसात का सीज़न होने की वजह से वहाँ वो 2 दिन तक ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए। और जब 15 तारीख के लमसम उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और 3 दिन के अंदर ही 18 तारीख तक धांगड़ पर कब्ज़ा कर लिया। इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन विजय का नाम दिया। धांगड़ विजय के बारे में एक कहानी प्रचलित थी कि मोहम्मद उस्मान सर के बारे में, उन्होंने जब कबायलियों ने धांगड़ पर कब्ज़ा कर लिया था और भारत के जनरल ने उनको धांगड़ पर कब्ज़ा करने के लिए आगे भेजा गया, तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं धांगड़ पे कब्ज़ा नहीं कर लूँ मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा।
ये प्रतिज्ञा उसी तरह थी जैसे जब महाराणा प्रताप ने अपने समय में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कुंभलगढ़ वापस नहीं ले लेता तब तक मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा। सब सेम उसी तरह की प्रतिज्ञा मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने की थी। ये प्रतिज्ञा बहुत बड़ी थी। आखिरकार जब भारतीय सेना ने धांगड़ पर कब्जा कर लिया तब उनके लिए ब्रिगेड हेडक्वार्टर से पलंग का ऑर्डर दिया गया, लेकिन ब्रिगेड में पलंग ना होने की वजह से पास ही के गांव से एक पलंग मंगवाया गया और उनको सोने के लिए कहा गया। फिर भी बड़े शर्मीले स्वभाव के होने की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ केवल उस पर बैठे। बाकी उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा केवल पलंग पर सोने के लिए नहीं की थी, इस चीज़ को पाने के लिए की थी। तो ये जज्बा मोहम्मद उस्मान का बताता है कि वो भारत के प्रति उनका कितना लगाव था। 3 जुलाई 1948 को कबायलियों ने अपना आखिरी हमला धांगड़ पर वापस किया और जिनको खदेड़ने के लिए मोहम्मद उस्मान आगे बढ़े। जब वो आगे जा रहे थे एक पहाड़ी के पास उनके पास आके एक गोला फटा और गोले के कुछ अवशेष उनके शरीर में धंस गए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई और वो शहीदी को प्राप्त हुए। उनकी शहीद होने की खबर आसपास के ब्रिगेड और आर्मी मैन के पास पहुंची तो लोग काफ़ी उदास हो गए और उनके पार्थिव शरीर को पहले जम्मू लाया गया और जम्मू से बाद में दिल्ली लाया गया, जहां दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की भीड़ मौजूद थी। मुस्लिम ब्रिगेडियर के प्रति देश का जज्बा था जो उन्होंने पाकिस्तान को ठुकरा कर भारत को अपनाया था। उस ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पार्थिव देह को दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दफनाया गया और वहाँ आज भी उनकी कब्र है। और जहाँ बम गोला फटा था और उनकी मृत्यु हुई थी उस जगह पे उनका एक स्मारक भी बना हुआ है। मोहम्मद उस्मान के बहुत किस्से सेना में प्रसिद्ध थे। कबायलियों ने हमला किया था कश्मीर पर, तो वहाँ के स्थानीय निवासी नौशेरा में आके रहने लगे थे डर के मारे। तो नौशेरा में रसद सामग्री और खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। तब मोहम्मद उस्मान ने अपने सैनिकों को कहा था कि आप एक दिन का मंगलवार का व्रत रखें ताकि हम स्थानीय लोगों को, सिविलियन को खाना मुहैया करा सकें। तो ये जज्बा उनका लोगों के प्रति प्रेम था और काम के प्रति जुनून था, जो दर्शाता है कि उनके अपने काम के पीछे कोई चीज़, धर्म या जाति को वो आने नहीं देते थे। जब धांगड़ विजय के समय हमने सुना ही था कि उन्होंने जय शिवाजी महाराज का उद्घोष किया था और कहा जाता है कि उन्होंने ही शुरुआत में फ़ौज में आपस में मिलने पर जय हिंद, सलूट मारने पर जय हिंद का प्रचलन स्टार्ट किया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ताउम्र अविवाहित रहे। उन्होंने जो जीवन भर सैलरी मिलती थी उसको गरीब बच्चों की देख रेख में खर्च कर दिया करते थे। उन्होंने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया था और डोगरा रेजिमेंट में जाने के बाद वे शुद्ध शाकाहारी बन गए थे। जब मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में थे और उनको कश्मीर विजय का काम सौंपा गया था तो भारतीय सैनिकों के मन में अब था कि एक मुस्लिम अफसर को हमारे पे रखा गया है, वो अपनी प्रतिबद्धता कितनी सेना के प्रति और भारत के प्रति दिखा पाएगा। तो लोगों के, सैनिकों के बीच में यह असमंजस था। एक वक्त का वाक़या था जब नौशेरा में एक मस्जिद पर कबायलियों ने कब्जा कर लिया और हथियार से तो वहाँ छुप गए थे। तो भारतीय सेना वहाँ से जब खाली कराने पहुँची और उनको पता लगा कि कबायली हथियार मस्जिद में छुपे हैं तो उन्होंने मोहम्मद उस्मान सर को फ़ोन किया और कहा कि जब ये स्थिति है, मस्जिद में कबायली छुपे हैं हथियारों से, और हम लोग मस्जिद में किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल पर हमला नहीं कर सकते, गोली नहीं चला सकते। तो ये भारतीय सेना की एक रीति थी जिनका उन्होंने पालन किया। पर मोहम्मद उस्मान का जवाब था कि मस्जिद तब तक थी जब तक उसमें कोई हथियार लेके नहीं है। अगर मस्जिद वालों ने किसी हथियारबंद आतंकी या कबायली को अपने यहाँ शरण दी है तो वो मस्जिद भगवान का घर नहीं हो सकती, वो अब अपवित्र हो चुकी है, नापाक हो चुकी है। इसलिए हमें मस्जिद पर हमला करने में कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुरंत ही मस्जिद को बम से उड़ाने का आदेश दिया। तो ये एक घटना साबित करती है कि मोहम्मद उस्मान के जहन में कभी धार्मिक और जातिपन की कोई भावना नहीं थी।